जय हिंद सभी को। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे साइंस के मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, खासकर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा, और हम ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस तो हम सिर्फ 25 से 30 करेंगे, लेकिन आपके इसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम आपका आधा मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, आइरिस का कार्य क्या है। तो आइरिस का कार्य आपको पता होना चाहिए, जो पुतली है उसका आकार को नियंत्रण करना। इसी में होता है क्या बताइए, पपिल। ठीक है, तो जब हमने एक कोई सेट में इसको बताया था पपिल, तो कोई कमेंट करके बता रहा था कि सर इसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल नहीं बोलते, इसको पपिल ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, लेकिन स्पेलिंग तो सेम रहती है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दिया करो, यहाँ पेपर में भी पपिल लिखा आएगा आपका। ठीक है, तो ये पपिल जो होता है वो क्या करता है, आँखों की ब्राइटनेस को बढ़ाता और घटाता है। जैसे आप धूप में जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ा देगा, मतलब ये पपिल है अपनी जो बीच में डॉट होता है, बिल्कुल नीला काला डॉट, वो क्या बताइए फैल जाएगा। तो ज़्यादा प्रकाश अंदर आने लगेगा कब, जब आप कम रोशनी में रहेंगे। और जब आप धूप में जलेंगे तो ये आपकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ाएगा, आपकी ये पपिल को कम कर देगी। कौन करेगी कम, आइरिस। तो जब पपिल छोटा हो जाएगा तो कम रोशनी अंदर जाएगी, तो चकाचौंध नहीं लगेगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। और एक दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से, कोन और रॉड से आँख के। एक होता है कोन और एक कॉन सेल, और एक होती है रॉड सेल। तो जो कॉन सेल होती है वो क्या करती है बताइए, कलर को निर्धारित करती है, और रॉड सेल बताती है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसकी कुसंग क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा रोग हो जाता है। मिक्सीडीमा ये लिखा है। ठीक है, तो ये होता है थायराइड ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं अबटू ग्रंथि। ठीक है, अब थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले के पास पाई जाती है। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में शरीर में जगह जगह क्या बताइए, गांठ पड़ने लगती हैं। ठीक है, गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो इसमें काफ़ी लोग गलत आंसर लगा देते हैं। देखने में तो ये लगता है कि इसमें लोहा होगी, लेकिन इसमें लोहा नहीं होती है। इसमें क्या होती है बताइए, तांबा। इसको ज़रूर याद रखना। और तांबे का यूज़ क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में भी करते हैं। और जनरली इसका यूज़ कहाँ करते हैं, अपन करते इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो ये क्या होता है बताइए, दंत। तो ये आपको पता होना चाहिए, दंत होता है जो कि CaCO3 प्लस डेंटाइन का बना होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है दांत में, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा फास्फेट भी पाया जाता है। बहुत सी बुक्स में आपको फास्फोरस लिखा मिलेगा। ठीक है, तो फास्फोरस नहीं होता, फास्फेट होता है। फास्फोरस में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो दिया सिलाई होती है, माचिस होती है, उसमें जो दिया सिलाई होता है वो फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, चलिए तो, और कृत्रिम दांत आपको पता होना चाहिए, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं वो किसके बने होते हैं, जिंक के बने होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो ये होता है कौन सा बताइए, लाइसोसोम या लाइसोम या लाइसोजाइम, तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये जो लाइसोम है ये लार के अलावा, मतलब आंसू के अलावा लार में भी पाया जाता है अपनी। ठीक है, अर्थात सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा में। उसके बाद सेल में भी आपने पढ़ा होगा, ये ब्लू कलर का बैग होता है जिसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जो नष्ट कोशिकांगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर बाद में ये खुद ब्लास्ट हो जाता है जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सेल में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो,
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, अर्थात अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड में कहाँ पर बदलते होंगे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, अर्थात छोटी आंत में। और ये हमने आपको बताया था, छोटी आंत का व्यास छोटा होता है, लेंथ ज़्यादा होती है। तो क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं हमने लेंथ आपको कितनी बताई थी? इसके 3 पार्ट ही बताए थे हमने, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। और एक एग्ज़ाम में आया था कि ये तीनों पार्ट को क्रम से लगाइए। और क्या आप ये भी कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि डिओडेनम, जेजुनम, इलियम में सबसे ज़्यादा लंबा भाग कौन सा होता है? तो आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। हाँ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली हार्ट होता है, चलो ये हार्ट ऐसा होता नहीं है जैसा हम बना रहे हैं आपको, ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हैं। देखो ऐसे 4 चैम्बर होते हैं इसके, तो इन 4 चैम्बर्स में से ये होता है, देखो लेफ़्ट वाला, ये होता है राइट वाला, ये होता है आलिंद, ये होता है निलय, ठीक है, ये होता है आलिंद, ये होता है निलय। तो आपको बताना है बाएं आलिंद, बाएं निलय में कहाँ बताना है बताइए? बाएं निलय में। तो बाएं निलय, तो बायां वाला कौन सा हो जाएगा बताइए? उल्टा बना दिया, जैसा दिखता है हार्ट वैसे ही बनाया जाता है। देखो बायोलॉजी में क्या होता है, जो जहाँ पर जैसा होता है वैसा ही बनाया जाता है। यहाँ पर लेफ़्ट ये वाला होगा और राइट ये वाला होगा, ठीक है। फिर आलिंद और निलय होते हैं इसके, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो ये यहाँ से जाती है, कौन ले जाती है बताइए? महाधमनी। और ये महाधमनी कहाँ ले जाती है बताइए? बॉडी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉडी। और ये जो महाधमनी होती है ये कौन से रक्त को ले जाती है? तो O2 युक्त को ले जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, शुद्ध रक्त को ले जाती है बॉडी की ओर। और महाधमनी, जितनी भी धमनी है वो हमेशा हार्ट से ले जाएंगी, रक्त को लाएंगी नहीं, हार्ट से ले जाएंगी, ठीक है। चाहे वो फुफ्फुस धमनी हो, फुफ्फुस धमनी भी देखो ले जाती है यहाँ से। तो यहाँ से कहाँ ले जाती है बताइए? तो यहाँ से वो ले जाती है फेफड़े में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है या पदार्थ कौन सा है? ये है, आपको पता होना चाहिए, क्रेब्स चक्र, ठीक है। और क्रेब्स चक्र को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ये नीट वाले CBSE वाले पढ़ते हैं, फिर भी हमने इसको ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं गुणसूत्र के द्वारा। अब देखिए गुणसूत्र से बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 23 जोड़ा होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और पेयर में ना आंसर आए तो 46 बोल देना, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा जोड़े पूछे जाते हैं किसके हैं? तो टेरिडोकाइट्स। अभी टिड्डी दल का अटैक हुआ था, सबने देखी होंगी टिड्डी एक साथ बहुत सारी, तो उनमें लगभग 1300 से लेकर 1600 गुणसूत्र होते हैं। और सबसे कम बोलें तो सबसे कम होते हैं एस्केरिस में, लगभग 2। एस्केरिस नहीं समझ रहे होंगे आप, तो आपने देखा होगा चुनूना, चुनूना बोलते हैं हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चुनूना। फिर पीछे से मिट्टी तेल डालते हैं तब उनको आराम मिलता है, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोगों के घर पर क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए गुणसूत्र में, तब आनुवांशिक रोग हो जाते हैं। आनुवांशिक रोग कौन कौन से? जैसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ये एक आध कोई दिन हम सिंड्रोम भी ये आपको डिस्कस करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना बताइए? 2। तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि किसी को चोट लग गई तो रक्त निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है, ठीक है। और हीमोफीलिया
एक क्या है, आनुवांशिक रोग है, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, बताया था हमने, इसलिए इसको रॉयल डिसीज अर्थात शाही बीमारी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, तो ये डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है गुर्दा अर्थात किडनी, तो ये किया जाता है किडनी के लिए। और आपको पता होना चाहिए किडनी की सबसे छोटी यूनिट, इकाई, किसी ना किसी सेल से तो मिलके बनी होगी ना वो, तो सबसे छोटी यूनिट, उसकी सबसे छोटी सेल है नेफ्रॉन, तो याद रखना नेफ्रॉन। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स की बनी होती है 60 से 70%, इसलिए ये क्या बताइए, भक्षण करती है। चलिए, तो न्यूट्रोफिल्स, नेफ्रॉन ऐसे रिलेटेड वर्ड आए तो समझ जाना क्या है, बताइए, गुर्दे हैं अर्थात किडनी है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, विडाल जांच किसके लिए किया जाता है, तो विडाल जांच आपको पता होना चाहिए, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। और यदि मलेरिया के लिए बोलें तो ये इसमें एमपी टेस्ट होता है, और विडाल होता है टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड किस किस को प्रभावित करता है, तो छोटी आंत को, और करता है ये यकृत को। तो इसमें क्या होता है, वीकनेस आने लगती है। और यदि हैवी खाना खाओ, जैसे तला हुआ फूड हो गया, रोटी हो गई, तो हैवी खाना खाएंगे आप तो इसमें बार बार फीवर आएगा, सोने की इच्छा करेगा। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप खिचड़ी खाना शुरू कर दो, दलिया खाना शुरू कर दो, मेडिसिन भी नहीं लोगे तब भी ठीक हो जाओगे। लेकिन आज के समय में मेडिसिन लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के समय में लेकिन डॉक्टर परहेज़ नहीं बताते, और यदि आप केवल परहेज़ कर लेंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शीत संग्राहकों मतलब जो प्रतिशक करने वाले, ठंडे कराने वाले जो पदार्थ हैं, मतलब जो उपकरण हैं, उनमें उपयोग क्या होता है, कौन सी गैस होती है, तो ये होती है फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो ये उपयोग करते हैं एथिलीन का। क्या कोई ये बता सकता है कि जब वो ये तो हो गया आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, जब फल तोड़ लिया गया, क्या आप ये बता सकते हैं कि जब वो फल में लगा हुआ होता है, जब फल लगा हुआ होता है पेड़ में, तब कौन से हार्मोन के द्वारा पकाया जाता है। चलिए देखते हैं कौन इसका कमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जब चींटी काटती है तो निम्नलिखित में से क्या अंतःपेक्षित होता है, तो ये होता है, कौन बताइए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। या आपने देखा होगा जब भी चींटी काटती है तब उसको आप टेस्ट करते हैं, या उसको आप मुंह में, जैसे मान लो आपकी फिंगर में काट दिया चींटी ने, तो आपने उसको मुंह में डाला तो टेस्ट आपने देखा होगा, वो खट्टा लगता है। कैसा लगता है बताइए, खट्टा। और खट्टा क्या होता है बताइए, एसिड, इसलिए ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताना है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताइए, क्लोरोएसीटोफेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 को, विद्युत चालक तार सामान्यतया किसका बना होता है, तो ये आपको पता ही होगा, अभी अपन ने डिस्कस किया था, तांबे का होता है। हालांकि सबसे अच्छा चालक कौन होता है बताइए, चांदी होती है अर्थात Ag, और Ag के 3 अपन ने पढ़े थे, एलोटॉप। चलो, तो Ag होती है चांदी सबसे अच्छा, फिर चांदी के बाद होता है क्या बताइए, तांबा, फिर तांबे के बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो चांदी चूँकि सबसे महंगी होती है इसलिए चांदी का यूज़ नहीं करते अपन करते हैं कॉपर का। तो घरों की जो अच्छी वायरिंग करवाते हैं वो कॉपर की करवाते हैं। और आपने देखा होगा कि लंबे लंबे वायर खींचने पड़ते हैं खंबे पर, तो उनमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी कॉपर की, इसलिए वो एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्यूज़ का सिद्धांत, तो जो फ्यूज़ का सिद्धांत वो क्या है, तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक है। अब फ्यूज़ में क्या होता है, मान लो यहाँ से आपके घर में आई बिजली, यहाँ है आपका घर, अब यहाँ पर लगा हुआ है मीटर, और आपके घर में लगे हुए हैं महंगे महंगे उपकरण, AC, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह। तो यदि आपने उसमें फ्यूज़ बार नहीं लगाया और यदि बिजली आ गई ज़्यादा वोल्ट आ गया अंदर,
तो आपके जो कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी हैं, एसी हैं, वो क्या बताइए, जल जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं वो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, फ्यूज़ तार लगा देते हैं। तो फ्यूज़ तार क्या होता है, जल्दी से गल जाता है क्योंकि वो निम्न गलनांक का होता है। उच्च प्रतिरोध का होता है क्योंकि प्रतिरोध वो ज़्यादा करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूज़ तार है ना, फ्यूज़ वायर, वो किस किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये बना होता है टिन और लेड का। ठीक है, तो टिन और लेड को मिलाने के बाद बनता है। लेकिन फिर किसी के घर में फ्यूज़ होता है तो वो तांबे का तार लगा देता है, जो कि गलत है, वो नहीं लगाना चाहिए। आपको यही लेके आना चाहिए और यही लगाना चाहिए आपको फ्यूज़ वायर, ताकि उसमें आपके उपकरणों को नुकसान ना हो। घरों में विद्युत ऊर्जा के उपभोग को नापने की इकाई क्या है? तो आपने देखा होगा, कभी ध्यान से देखना, मीटर में किलोवाट घंटा लिखा रहता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। अच्छा, अब ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 8O17 9F17। ठीक है, तो जो ऊपर दिखता है वो क्या कहलाता है बताइए, भार। तो ये क्या है बताइए, संभारिक। संभारिक कहाँ दिख रहा है, ये। और संभारिक को बोलते हैं आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार बोलेंगे संभारिक को। ठीक है, तो ऊपर क्या दिखता है, भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी मिसप्रिंट हो गया है, तो ये देखो 15P31 और ये हो जाएगा 24SI30। ठीक है, तो अब इसमें क्या सामान है, इसमें देखो अंतर निकालेंगे हम, तो 15 में से 31 जाएगा, यदि 30 जाता तो 15, तो 16 आ रहा है। अच्छा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 24 नहीं है, 14 है, सॉरी। ठीक है, तो अब 14 में से 30 जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा बताइए, 16। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, सेम। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन को घटा देंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम सेम आ रहा है, तो ये कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सम न्यूट्रॉनिक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो, आइसोटॉन्स होते हैं, तो आइसोटॉन में क्या समान होंगे, अभी देखा अपन ने न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, समान। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है बताइए, समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये किसी बड़े एग्ज़ाम्स में आया था। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक लड़की झूला झूल रही है। ठीक है, यदि वह झूला झूल रही है और यदि वह लड़की खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल, यहाँ ध्यान से देखना, आवर्तकाल पूछा है। ठीक है, आवर्तकाल पूछा है, तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आवर्तकाल कम कैसे होगा, मान लो ये लगा हुआ है कोई झूला। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लड़की बैठी थी, तो जब वो खड़ी होगी तो उसका क्या बताइए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहाँ हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, मतलब डोर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डोर घटेगी तो वो फास्ट दोलन करने लगेगा। फास्ट करने लगेगा मतलब कम समय लेगा कि नहीं, बताओ। तो कम समय लेगा, इसलिए घट जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। एक क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो एक लड़की झूल रही थी, इस झूले पर एक लड़की झूल रही थी और इस पर एक लड़की ऐसे झूल रही थी और एक दूसरी लड़की आकर बैठ गई झूलते हुए झूले में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें झूले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए आए हों वो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।